नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। बीएसएफ पाक रेंजर्स के बीच पहले दौर की बातचीत खत्म, संघर्ष विराम पर सहमति, दोनों पक्षों का संवाद बढ़ाने पर जोर। जीएसटी बिल पारित न होने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार, प्रधानमंत्री का आरोप, कहा मजबूरी में लिया सत्र अवसान का फैसला, कांग्रेस का जवाब सरकार जिम्मेदार। सीट बंटवारे पर एनडीए में बातचीत का दूसरा दौर, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी पर छोड़ा फैसला, सीटों का ऐलान जल्द। भूमि बिल पर राहुल गांधी का केंद्र पर वार, कहा किसान विरोधी है एनडीए सरकार, ओडिशा में राहुल ने की किसानों से मुलाकात। और भोपाल में 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आगाज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिंदी को समृद्ध बनाने पर जोर, कहा चाय बेचते बेचते सीखी हिंदी। और आइए देखते हैं पहली खबर। भोपाल में आज से 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिन चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश में भाषाओं का अनमोल खजाना है, इन भाषाओं को हिंदी से जोड़ने पर राष्ट्रभाषा और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में डिजिटल दुनिया में हिंदी का दबदबा बढ़ने वाला है। भारत में विश्व हिंदी सम्मेलन में अब 32 साल बाद यहाँ पर हो रहा है। मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, मेरी मातृभाषा गुजराती है। लेकिन मैं कभी सोचता हूं कि अगर मुझे हिंदी भाषा बोलना न आता, समझना नहीं आता, तो मेरा क्या हुआ होता, मैं लोगों तक कैसे पहुंचता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी भाषा के महत्व को कुछ इस तरह बयां किया। भोपाल में 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा को और समृद्ध बनाने के लिए कोशिशें करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मातृभाषा के रूप में हर राज्य के पास अनमोल खजाना है और उसको जोड़ने में हिंदी भाषा सूत्रधार का काम कर सकती है। प्रधानमंत्री ने भाषाओं के लुप्त होने पर भी चिंता जताई। हमारी भाषा की भक्ति ऐसी भी न हो कि जो एक्सक्लूसिव हो, हमारी भाषा की भक्ति भी इंक्लूसिव होनी चाहिए, हर किसी को जोड़ने वाली होनी चाहिए। तभी जाकर के वो समृद्धि की ओर बढ़ेगी। इससे पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन को पिछले 9 सम्मेलनों से अलग करार दिया। उन्होंने कहा कि पिछले सम्मेलन साहित्य आधारित थे, जबकि इस बार का सम्मेलन हिंदी भाषा पर केंद्रित है। विदेशों में हिंदी शिक्षण की सुविधा, भारत में विदेशियों के लिए हिंदी अध्ययन की सुविधा, देश और विदेश में प्रकाशन की समस्याएं और समाधान, और एक बहुत प्रमुख विषय चुना है हिंदी पत्रकारिता और हिंदी संचार माध्यमों में भाषा की शुद्धता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्व हिंदी सम्मेलन में शिरकत करने वाले प्रतिनिधियों का स्वागत किया। मैं केवल शब्दों से स्वागत नहीं करूंगा, मैं भाव से, हृदय की गहराइयों से, अंतर्मन के संपूर्ण स्नेह से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। सम्मेलन में 39 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। 3 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में साहित्य, सिनेमा की बड़ी हस्तियां भी शामिल होंगी। समापन समारोह में अभिनेता अमिताभ बच्चन विशेष तौर पर मौजूद रह सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस विश्व हिंदी सम्मेलन पर और बातचीत करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे भोपाल, जहां से जुड़ रहे हैं हमारे खास मेहमान, वरिष्ठ साहित्यकार प्रेम जन्मेजय साहब। प्रेम साहब, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूँगा, पहले दिन जिस तरीके से उद्घाटन भाषण हुआ और अलग अलग वक्ताओं ने वहाँ पर शुरुआत की है, किस तरह का पहले दिन का अनुभव रहा है, और ख़ास जो मैं कहूँ कि इस बार का एजेंडा है वो किस पर फोकस है? निश्चित रूप से इस बार का एजेंडा ये है कि हिंदी भाषा को लेकर बातचीत हो, और हिंदी भाषा के जो हम लोग कई बार ये कहते हैं कि हिंदी जो है विज्ञान की भाषा नहीं हो सकती, हिंदी जो है विधि की भाषा नहीं हो सकती, विधि जो है इससे पढ़ नहीं सकते हैं। तो जो ये है, और दूसरा यह सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि विभिन्न मंत्रालय जो हिंदी के समस्याओं से जुड़े हुए हैं
जैसे तकनीकी का जो मंत्रालय है, अलग अलग मंत्रालय के मंत्री यहाँ पर हैं और उन सत्रों की अध्यक्षता कर रहे हैं और उनके सामने ये सारी समस्याएं प्रस्तुत की जा रही हैं। जैसे मान लीजिए कि कंप्यूटराइजेशन का, कंप्यूटरीकृत करने की चीज़ है, उसको लेकर संचार माध्यमों को लेकर जो बात हो रही है, किस तरह से यूनिकोड को लेकर आया जाए। इसी प्रकार से जब हम विदेशों में हिंदी के अध्यापन और उसकी समस्याओं पर बात करते हैं, तो जिसकी मैंने अध्यक्षता की, वहाँ पर उनके संयोजक जो है वो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के जो महानिदेशक हैं सतीश मेहता जी वो थे। तो उनके सामने हमने समस्याएं, क्योंकि आप जानते हैं कि उनकी बहुत सारी चेयर हैं वहाँ पर, वहाँ पे को भेजते हैं, तो वहाँ पे ना केवल हंगरी से आई मारिया नगेसी जो है उन्होंने बात की, थाईलैंड से आई, और मज़े की बात आपको बताऊं जो मैं समृद्ध हुआ कि मिस्र से आए हुए लोग जो है वहाँ पर, सऊदी अरेबिया से आए हुए लोग वहाँ पे हिंदी की भूख के बारे में बात कर रहे हैं और बता रहे हैं एक जगह पर 19-20 हज़ार लोग जो है वो पढ़ने के लिए जो है हिंदी आते हैं और उन्हें एक अलग तरह की भूख है और वो सारा मिशनरी भाव से वहाँ पर हो रहा है। तो अलग अलग जब आप जाते हैं ऐसे जगह पे तो एक माहौल मिलता है आपको और अपने आप को समृद्ध करते हैं। लेकिन प्रेम साहब, अगर मैं दुनिया के अलग अलग देशों से कंपेयर करूं, जिसका आपने जिक्र किया है, तुलना जब हम करते हैं भारत में ही, क्या वाकई हिंदी अब युवाओं की वो भाषा नहीं रही जो कि उन्हें रोजगार के शिखर तक ले जा सके, इसीलिए शायद दुश्वारियां बढ़ती जा रही हैं? हमने देखा कि यूथ में वो जो एक रुझान, वो जो एक लगाव होता था, वो कमजोर होता दिखा है, या फिर इसके पीछे कुछ दूसरे कारण हैं आपकी नज़र में? अब आप ये बताइए कि आप राज्यसभा टीवी में हैं, हिंदी पत्रकारिता की हुई है, हिंदी में आप मुझसे बात कर रहे हैं, हिंदी के इतने समाचार चैनल्स हैं, अंग्रेजी के कितने हैं ये बताइए, और कितने लोग जो हैं इस समय हिंदी के कारण जो है अपने पत्रकारिता के कारण किस तरह से लोग जो है उनके आप ये देखिए कि कितने और चैनल्स आए हैं। पहले क्या था, हिंदी का मतलब होता था कि आप साहित्य पढ़ रहे हैं, हिंदी का मतलब होता था कि आप ज़्यादातर अनुवाद में चले गए, परंतु अब जिस तरह से यहाँ पर किया जा रहा है, सरकार भी देख रही है। अभी बात हुई है कि एक अनुवाद मतलब अन्य भाषाओं से हिंदी में अनुवाद किया जाए, हिंदी से अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जाए, तो एक अनुवाद की तरह का ग्रह बनाया जाए, एक अनुवाद भवन बनाया जाए, उसकी बात हो रही है। तो अगर हम ये कहेंगे, जैसे मैंने कहा भी, हम लोग बहुत कहते हैं, हम लोग एक बाल हट मान लेते हैं कि जब तक हिंदी जो है वो राष्ट्र संघ की भाषा नहीं बनेगी, हिंदी का कुछ नहीं हो सकता। हिंदी जो है वो हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई, पर आप ये देखिए कि हिंदी इस समय 160 से अधिक विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है, 39 से अधिक विदेशों से यहाँ पे लोग आए। कोई ऐसा कॉन्टिनेंट नहीं है जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है। और इस समय, एक समय कहते थे लोग कि अंग्रेज़ों के राज्य का सूर्य अस्त नहीं होता, इस समय किसी न किसी जगह पर कहीं ना कहीं हिंदी बोली जा रही है। और हिंदी चाहे राष्ट्रभाषा ना हो, हिंदी का अपना राष्ट्र विकसित हो चुका है। हिंदी का वो राष्ट्र वो कैरिबियाई देशों में है, हिंदी का वो राष्ट्र ऑस्ट्रेलिया में है, हिंदी का वो राष्ट्र अमेरिका में है, हिंदी का राष्ट्र वो यूरोप में है। सब जगह आपको हिंदी जानने वाले, हिंदी पढ़ने वाले, मुझे पहले लगता था मिस्र और अरब जैसे देशों में नहीं होगा, पर आज जो देखा कि कितनी भूख उन लोगों के अंदर हिंदी है। और जब तक हम मिशनरी भाव से नहीं चलेंगे, हम यही सोचते रहेंगे कि हिंदी कमज़ोर है, हिंदी की ताकत है। लेकिन प्रेम साहब, आपने को अलग अलग देशों में देखा है, भारत के लिहाज से भी जो एक उन्होंने बड़ी जी। लेकिन आपकी नज़र में चुनौतियां इस वक्त क्या दिखती हैं जिनको हमें पार पाना होगा, अगर इसे और विस्तार में ले जाना है, दुनिया के अलग अलग देशों में हमें और मजबूती के साथ हिंदी को, मैं कहूँ कि आम बोलचाल या फिर दूसरे जो अलग अलग मीडियम हैं उन पर ले जाना होगा? तो चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि हमें इसकी हीन भावना जो हमारे अंदर है उससे दूर हटना पड़ेगा। हीन भावना से हम बहुत ग्रस्त हैं कि हिंदी हमारे लिए कुछ नहीं है। हम जो है ये सोचते हैं कि, और दूसरा जो हमारे यहाँ ये कोई कभी बात नहीं करता कि आसान इंग्लिश या मुश्किल इंग्लिश। हमारे यहाँ सबसे पहला प्रश्न उठा देते हैं कि साहब आप क्लिष्ट हिंदी में बातचीत क्यों करते हैं। आप जो है, आप देखिए हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे शब्द जो है तत्सम प्रधान हैं। आकाशवाणी जैसा शब्द ही आप देख लीजिए जो बड़े आराम से ग्रहण होता है। एक हिंदी के प्रति हमारी जो हीन भावना है उसको दूर करना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने तकनीक है। अगर तकनीक, कंप्यूटर जो है वो, अगर हम उसके साथ जो है अपने आप को हिंदी को नहीं जोड़ पाएंगे तो इससे क्या होगा कि हमारी पत्रकारिता भी पिछड़ेगी। हमारे जो है लोग उसको साथ जोड़ना,
आज जो है हिंदी के 20 तरह के फॉन्ट हैं, हम यूनिकोड को जो है ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, उसको उसके साथ जोड़ना होगा। इसी तरह से जो विदेशों में अभी जो काम कर रहे हैं उन लोगों के दर्द हमारे सामने आए कि वो लोग जो काम कर रहे हैं मिशनरी भाव से वहाँ पर काम कर रहे हैं, पर अपना पैसा लगा के काम कर रहे हैं, और उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे सरकार की है, हमारे प्रशासन की है कि किस तरह से उनको मदद की जाए, वहाँ के बच्चों को यहाँ पर लेकर आया जाए, उनको यहाँ की कार्यशालाएँ आयोजित की जाएँ हिंदी के बारे में, तो तभी हो पाएगा। बहुत सारी चुनौतियाँ हैं इसमें, मैं तो बता रहा हूँ आपको, अनुवाद की दृष्टि से चुनौती है उस तरह के, जैसे यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जो है विश्वविद्यालय है जहाँ पे विभिन्न तरह से चाहे विधि हो चाहे विज्ञान हो, उस तरह की भाषा जो है उसका निर्माण किया जाता है, हिंदी में उसको पढ़ाया जाता है, विज्ञान को हिंदी में पढ़ाया जाता है। तो हमें वो जो एक बचाव की मुद्रा रहती है कि भाई हिंदी में तो हो नहीं सकता, इससे हमें सबसे पहले इस रुग्ण मानसिकता से जो है अपने आप को बचाना पड़ेगा, सकारात्मक दृष्टिकोण। बिल्कुल सकारात्मक दृष्टिकोण, और हमें ये नहीं सोचना होगा कि ये नहीं हो सकता है, मुमकिन है, बस उसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम जन्मेजय साहब, राज्यसभा टीवी से बातचीत करने के लिए आपका। तो ये थी हमारी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। देश में साक्षरता के हाल, कौन से राज्य अच्छे, कौन बेहाल, क्या बनी नीति, क्या कर रही है सरकार, सूरत बदलने के क्या हैं आसार। देखिए RSTV विशेष देश में साक्षरता, शाम 7:30 बजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी बिल पारित न होने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को छोड़कर सभी दल सत्र में काम चाहते थे। प्रधानमंत्री ने संकेत दिया कि सरकार जीएसटी पर दूसरे रास्ते तलाशेगी। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार भोपाल पहुंचे नरेंद्र मोदी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी की वजह से संसद के मॉनसून सत्र को फिर से नहीं बुलाया जा सका। उन्होंने दावा किया कि अधिकतर दल संसद में कामकाज के पक्ष में थे। दुखी मन से हमें कल संसद के सत्रावसान की दिशा में आगे बढ़ना पड़ा। हम आशा करते थे कि हो सकता है फिर से संसद बुला पाएंगे, कुछ निर्णय कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने होने नहीं दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया की मंदी में भारत के लिए कई मौके हैं, इसका फायदा उठाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। भारत को आगे बढ़ने का एक अभूतपूर्व अवसर मिला है, इस अवसर को हाथ से जाने न देना चाहिए। आइए संसद को आगे बढ़ने दे, निर्णयों को आगे बढ़ने दे। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के आरोपों को खारिज किया है। The foreign minister case, the chief minister of Rajasthan case. Did you have a word to say about those cases? सरकार ने कल ही मॉनसून सत्र के सत्रावसान का फैसला किया था। सरकार जीएसटी जैसे अहम बिल को पारित कराने के लिए मॉनसून सत्र को फिर से बुलाना चाहती थी, लेकिन सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ओडिशा में आज भूमि बिल को मुद्दा बनाकर केंद्र सरकार पर बरसे। उन्होंने एनडीए सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। 2 दिन के ओडिशा दौरे पर पहुंचे राहुल ने किसान बचाओ मार्च और 86 बचाओ पदयात्रा में हिस्सा लिया और आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवार वालों से मुलाकात की। ओडिशा दौरे के पहले दिन राहुल गांधी बरगढ़ जिले में किसान बचाओ मार्च में शामिल हुए। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने इलाके में आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को नजरअंदाज कर रही है। मोदी सरकार किसान को भूल गई, वो किसान की मदद नहीं करती है और वो सिर्फ बड़े-बड़े उद्योगपतियों की मदद करती है। ना किसान को एमएसपी सही मिलता है, ना किसान को बोनस दिया जा रहा है, ओला बारिश पड़ती है तो उसको कॉम्पनसेशन नहीं मिलता है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर अपने रुख में अड़ी रही, इसके चलते केंद्र सरकार को कानून में बदलाव से पीछे हटना पड़ा। उन्होंने कहा कि वे गरीब तबके के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे।
हम किसानों के लिए लड़ेंगे, मजदूरों के लिए लड़ेंगे, गरीब लोगों के लिए लड़ेंगे और उनकी जो लड़ाई है, उनके जो मुद्दे हैं वो हम उठाएंगे। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के पिछड़ेपन के लिए राज्य में रही कांग्रेस की सरकारों को जिम्मेदार बताया। राहुल गांधी जी पहले बताए, जिस परिवार के हाथ में 50 साल की शासन रहा, जिनकी पार्टी 50 साल शासन किया, उड़ीसा आज विकास की दर में सबसे पीछे है। उसकी उत्तर उसकी देना चाहिए उड़ीसा में राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी डेबाहल गांव से शुरू हुई चासी बचाओ पदयात्रा में भी शामिल हुए और किसानों, महिलाओं, आदिवासियों और छात्रों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मानसून सत्र को आगे बढ़ाने में नाकाम रहने के बाद अब सरकार शीतकालीन सत्र को जल्द बुलाने पर विचार कर रही है। संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के खत्म होने के बाद सत्र बुलाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार जीएसटी बिल को लेकर गंभीर है। We have a winter session. It can be preponed also if necessary, if there is an agreement, and we can still reach the deadline. The 2016 April, the states, more than half of the states has to approve it. That can be done. You can fast track it also. बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच दिल्ली में आज संघर्ष विराम के उल्लंघन को रोकने पर सहमति बनी। दोनों पक्षों ने माना कि लंबे समय से बातचीत न होने के चलते घटनाएं नहीं रुक रही थी। करीब 1.5 साल बाद बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच महानिदेशक स्तर की बीच बातचीत में गृह और विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल हुए। बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच पहले दौर की बातचीत गुरुवार को हुई। दिल्ली के बीएसएफ मुख्यालय में हुई इस बैठक में भारत की तरफ से 23 और पाकिस्तान के 16 अधिकारी शामिल हुए। बीएसएफ के महानिदेशक डीके पाठक और पाकिस्तान रेंजर्स के महानिदेशक उमर फारूक बुर्की के बीच सीमा पर तनाव को लेकर बातचीत हुई। भारत ने सीमा पार से गोलीबारी, जान माल के नुकसान, घुसपैठ और तस्करी का मुद्दा उठाया। बातचीत में संघर्ष विराम के उल्लंघन को रोकने पर सहमति बनी है। दोनों देश नियमित तौर से फ्लैग मीटिंग और सीमा पर चौकसी की सूचना देने पर सहमत हुए हैं। जहां दिल्ली में लंबे अरसे से दोनों देशों के बीच तनाव कम करने को लेकर बातचीत चल रही है, वहीं गुरुवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में सीमा पार से गोलीबारी हुई। Why is India talking to Pakistan? They keep on exporting terror and we keep on talking to them. This government for the past 10 years, this Prime Minister kept saying that terror and talks cannot go hand in hand. So they should remain consistent on their stand. रिश्ते भारत की तरफ से कभी खराब नहीं होते, जो भी गड़बड़ी होती है पाकिस्तान की तरफ से होती है। पाकिस्तान को ये बताया गया है कि जिस तरह की भाषा वो बोलते हैं उस भाषा में भारत जवाब देने में सक्षम है। बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच महानिदेशक स्तर की बातचीत शुक्रवार को भी जारी रहेगी, जिसमें दोनों देशों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से बात होगी। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और अब बात बिहार चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के सहयोगी दल जल्द से जल्द सीट बंटवारा चाहते हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने इस बारे में बीजेपी अध्यक्ष को चिट्ठी भी लिखी है। हालांकि दिल्ली में मुलाकातों के दौर के बाद कुशवाहा और जीतन राम मांझी ने सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला बीजेपी पर छोड़ दिया। बीजेपी ने 1-2 दिनों में इस बारे में फैसले की बात कही। बिहार चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद एनडीए के सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे पर मंथन जारी है। इसी सिलसिले में जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा गुरुवार को बीजेपी नेताओं से मिले। कुशवाहा ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को चिट्ठी लिखकर सीट बंटवारे पर जल्दी फैसला लेने को कहा है। हालांकि इस बीच मांझी ने भी कह दिया है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो फैसला लेंगे वो उन्हें मंजूर होगा। हम लोगों ने अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की ओर से एक पत्र लिखकर श्री अमित शाह जी से कहा है कि जो भी तय करना हो भारतीय जनता पार्टी तय करे। हम लोग बिल्कुल उनके निर्णय से सहमत होंगे। प्रधानमंत्री के ऊपर और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर विश्वास करते हुए हम लोगों ने ये तय किया कि जो बिहार के हित में होगा, एनडीए के हित में होगा,
वो करेंगे ये दोनों शख्स, यानी प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसके लिए हम लोगों ने उनको अधिकृत कर दिया, वो जो निर्णय लेंगे हमको मान्य होगा। बीजेपी ने भी कहा है कि सीट बंटवारे के लिए सभी घटक दलों से व्यापक विचार विमर्श होगा। पार्टी ने कहा कि अगले 2-3 दिन में ये काम निपटा लिया जाएगा। बीजेपी ने सहयोगी दलों को इस मामले का सम्मानपूर्ण हल का आश्वासन दिया है। ये वार्ताओं की दौर अभी अंतिम चरण में है। हमें लगता है कल परसों में हम सब मिल करके पूरा इस सीट शेयरिंग का हम विवरण बिहार के जनता के सामने और देश के सामने रखें। एनडीए बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रहा है। मोदी अभी तक राज्य में कुल 4 रैलियां कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी के सहयोगी दल मानते हैं कि उम्मीदवारों के नाम तय करने में देरी का असर चुनाव प्रचार पर पड़ सकता है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। और इस वक्त पटना से हमारी संवाददाता आरफा जुड़ रही हैं। आरफा, जिस तरीके से अभी भी सीटों को लेकर उहापोह की स्थिति है, भले ही सहयोगी ये कह रहे हों कि बीजेपी जो फैसला करेगी उन्हें मंजूर होगा, इससे उलट अगर मैं चुनावी मैदान की बात करूं और इस वक्त जिस तरीके से चुनाव प्रचार वहां पर चल रहा है, क्या कुछ नज़र आ रहा है इस पूरे गठबंधन के लिहाज से? और एक जो बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या ये यूनाइट दिखता है धरातल पर? कविंद्र, अभी मैं देख रही थी पिछली रिपोर्ट में ये चल रहा था कि किसी तरह का फॉर्मूला निकालने की कोशिश हो रही है। यहाँ लोकल चैनल्स ये खबर भी फ्लैश कर रहे थे कि शायद जीतनराम मांझी और खासकर रामविलास पासवान के बीच एक फॉर्मूला जैसा कुछ निकाल लिया गया है। हालांकि ऐसा लगता नहीं है, बल्कि जो बड़ी कंटेस्ट है, जो क्लोज कंटेस्ट है, वो बीजेपी में भी लेकर है, क्योंकि वो 2/3 सीटें इस बार बीजेपी लड़ना चाहती है। पिछली बार उन्होंने 100 से कुछ ज्यादा सीटें लड़ी थी और अब की बार वो 2/3 सीटें पूरी सीटों की चाहते हैं। तो ये बहुत आसान नहीं है। दरअसल मामला सिर्फ सीटों की तादाद को लेकर नहीं, बल्कि सीटों की कौन सी सीटें लड़ी जाएंगी, कितनी नहीं बल्कि कौन कौन सी सीटें किसको चाहिए, इसको लेकर भी बड़ा विवाद है। यानी कि आपने देखा जनता परिवार के बीच किस तरह की टूट देखी गई सीटों को लेकर, और अब इससे बड़ी जो टूट है वो अब नजर आ रही है फिलहाल एनडीए के बीच। और साफ तौर पर यहाँ पर हम मौर्य लोक परिसर, ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर जब आम जनमानस का हमने राय जानने की हमने कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि दिल्ली से बैठकर जिस तरह से पता चलता है कि शायद एक तरफा कोई कंटेस्ट हो रहा है, यहाँ लगता है कि बराबर की टक्कर है। जो लोग यहाँ पर, जो ताकतें राजनीतिक 25 साल से यहाँ पर सक्रिय हैं, वो भी अपना बराबर का जनाधार रखती हैं, जितना कि जो नए, हालांकि उतना नया भी नहीं, बीजेपी भी यहाँ 8-9 साल सत्ता में रही है, उनका भी एक जो एस्पिरेशनल एस्पेक्ट है बिहार की राजनीति का, वो भी साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये बहुत आसान लड़ाई नहीं होने जा रही है और बिहार के लोगों को अच्छी तरह अंदाजा है कि ये कितना महत्वपूर्ण चुनाव है बिहार के लिए, और देश की राजनीति की भी तस्वीर इससे काफी हद तक साफ होगी। जी, शुक्रिया आरफा इस अपडेट के लिए आपका। चुनाव सुधार की दिशा में कदम बढ़ाते हुए चुनाव आयोग ने अब ईवीएम मशीन पर प्रत्याशियों की तस्वीर लगाने का फैसला किया है। इससे एक जैसे नाम के कई उम्मीदवारों से पैदा होने वाली गलतफहमियां दूर हो सकेंगी। अक्टूबर-नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में इसका इस्तेमाल शुरू होगा और तस्वीर लगाने से जुड़ी एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है। उम्मीदवारों के एक जैसे नाम की वजह से मतदाताओं में अक्सर भ्रम पैदा हो जाते हैं। इससे निजात पाने के लिए चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह के साथ उनकी तस्वीर लगाने का फैसला किया है। 5 दौर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में इसे लागू किया जा रहा है। Our electronic voting machines will be carrying the photos of the candidates also. This has been started to prevent the namesake problem. चुनाव आयोग की इस मुहिम के पीछे कानूनी लड़ाई की भूमिका रही है। लोकसभा चुनाव के बाद सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम में फोटो लगाने की मांग से जुड़ी जनहित याचिका दायर की गई। हालांकि फिलहाल मामला शीर्ष अदालत में लंबित है। एक्सक्यूजेस के साथ आ रहे थे वो, मुझे पता नहीं किस रीज़न से वो कह रहे थे कि जी जगह नहीं है, तो जगह नहीं थी तो मैंने एक बिल्कुल 1:1 मैंने मॉडल बना के दिखा दिया उन्हें कि सर जगह है। एक मतलब स्टैम्प साइज फोटोग्राफ, एक स्टैंडर्ड साइज होता है जो आईडी कार्ड्स वगैरह में यूजुअली इस्तेमाल। इससे पहले भी ऐसे हालात से निपटने के लिए एक जैसे नाम होने पर प्रत्याशी के नाम के साथ उचित शब्द जोड़ने की व्यवस्था थी। इसके बावजूद आयोग को लगातार शिकायतें मिल रही थी। इस पहल को चुनाव सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये सही कदम है और इसकी बहुत ज़्यादा दूरगामी इफेक्ट्स होंगे। अच्छा सिस्टम है, इट्स वेरी गुड इन द इंटरेस्ट ऑफ द
फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, क्योंकि नहीं तो पॉलिटिकल पार्टी जो ना एक ही नाम का कैंडिडेट्स को 2-3 लगाने से आदमी कंफ्यूजन हो जाता है। तो अगर 10 वोट भी अगर कुछ हो गया तो एक पोलिंग स्टेशन में कितना हो जाता है। सो ये बहुत अच्छा कदम है, इट्स ए गुड रिफॉर्म। उम्मीदवारों को अब नामांकन पत्र भरते वक्त चुनाव अधिकारियों को अपनी नई तस्वीर जमा करानी होगी। रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। घरेलू हिंसा मामले में घिरे दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। उनकी पत्नी लिपिका की शिकायत पर गैर जमानती धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती का बचाव करते हुए इसे जहां साजिश बताया, वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को महिला सुरक्षा के प्रति संवेदनहीन करार दिया। अब मुझे लगता है कि इसके पीछे एक षड्यंत्र भी मुझे दिखाई पड़ता है, क्योंकि डीसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन जो पुरानी थी, उन्होंने अपना टेन्योर खत्म होने के पहले जिस तरीके से पूरे मामले को बंद किया, बंद करने के बाद पुलिस को मामला पुलिस के पास फॉरवर्ड किया, उससे लगता है कि इस पूरे मामले को एक दूसरा रंग देने की कोशिश की जाए। वास्तव में ये उनका अपना घरेलू मामला है, लेकिन चूंकि आप पब्लिक डोमेन में हैं और आप पूर्व मंत्री रहे हैं, आप विधायक हैं, तो आम आदमी पार्टी के राज में महिलाएं कैसे सुरक्षित होंगी, एक बड़ा प्रश्न है। तो इस बुलेटिन में भी इतना ही। नमस्कार।